हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है वो है 21 अप्रैल। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि प्रति वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये शब्द कहाँ से आया, यानी कि सिविल सेवा शब्द कहाँ से आया। देखिए, ब्रिटिश काल से ये शब्द आया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागरिक कर्मचारी प्रशासनिक नौकरियों में शामिल किए थे और तो ब्रिटिश सरकार उन्हें लोक सेवक यानी कि सिविल सर्वेंट कहकर बुलाती थी। इसकी शुरुआत जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार किए थे और इसीलिए उन्हें भारत में नागरिक सेवाओं के पिता यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि साथ ही साथ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह सदस्य संसद थे। 21 अप्रैल को 1947 के दिन जो है उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। उन्होंने अपने भाषण में जो है सिविल सेवकों को जो है भारत का स्टील फ्रेम कहा था। और इस तरह से जो है आपको ये बता देते हैं कि पहला समारोह, अगर हम बात करें कि पहला समारोह कब हुआ था, तो पहला समारोह जो है इसका हुआ था 21 अप्रैल 2006 में। तो यहाँ पर जो है होता क्या क्या है, तो ये जो है दिन जो होता है, इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। साथ में उनके जो पुरस्कार होते हैं उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना ही होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि वर्ल्ड अर्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 22 अप्रैल। दोस्तों आज का दिन है 22 अप्रैल और आज है 50वां क्या वर्ल्ड अर्थ डे। तो ये 50वां वर्ल्ड अर्थ डे है। इसका मतलब यही है कि इसकी शुरुआत जो है हुई थी साल 1970 से। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि पृथ्वी दिवस की जो स्थापना है वो अमेरिका के सीनेटर जिनका नाम था गैलोर्ड नेल्सन, उन्होंने की थी। पर्यावरण शिक्षा के रूप में उन्होंने की स्थापना की थी और साल 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस को आज जो है पूरी दुनिया करीब 193 से अधिक देश जो हैं वो मनाते हैं। और इन्हें अगर हम बात करें गैलोर्ड नेल्सन की, तो इन्हें फादर ऑफ अर्थ डे भी कहा जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने ही इसको फाउंड किया था, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है और जिसे जो है 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। और इस तारीख के समय जो है उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम रहता है। दोस्तों अगर हम बात करें साल 2020 की, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो है 50वां यानी कि 50th जो है वर्ल्ड अर्थ डे है जो मनाया जा रहा है आज के दिन। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि जो इनके आयोजक हैं उन्होंने ये आग्रह किया है लोगों से कि जो देश में ऐसा देखा गया है कि कोविड के चलते पूरा देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लॉकडाउन है। तो इसमें होता क्या है कि अर्थ डे के दिन लोग निकलते हैं, लोग बात करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप अपने अर्थ प्लैनेट को बचाइए। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि लोग लॉकडाउन के चलते बाहर निकलें, तो इसीलिए इस बार कहा गया है कि डिजिटल जो है तरीका अपनाइए और इसका प्रमोशन कीजिए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। इसीलिए इस बार डिजिटलाइज कर दिया गया है पूरा अर्थ डे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए। हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं
तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है। इसका सही जवाब है वो है चीन। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें WTO की, तो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है जो कि विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बनाए गए GATT यानी कि GATT इसके लिए इसके स्थान पर जो है WTO को लाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो लीडर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्टो एजेवेडो। तो ये इनके लीडर का नाम है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि चीन ने भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को आलोचना की है। और चीन ने जो है कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ भी है, ऐसा चीन का कहना है। और कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेकओवर को रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये कहा है कि FDI नियमों में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिसके कारण जो है अब जो है चीन ने अपनी आवाज़ उठाई है कि जो WTO के नियम है उसका उल्लंघन कर रहा है भारत देश। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने बात करी किसकी? FDI की। तो ये FDI क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। देखिए FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे कि बाहर से जो देश होते हैं वो आकर यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, वो किसी कंपनी का अधिग्रहण कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो सरकार को लगता है कि चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण या फिर खरीदने के फिराक में हैं, इसीलिए जो सरकार ने एक कदम उठाया है कि चीनी कंपनियों को इस तरह के कदम से रोकने के लिए कई अन्य देश ने पहले ही नियमों को कड़ा कर चुका है, जिसमें कि अगर हम बात करें इटली की, स्पेन की, जर्मनी की, इन सभी लोगों ने, इन सभी देशों ने जो है अपने FDI नियमों में भी बदलाव किया है और भारत ने भी अब बदलाव कर दिया है, जिसके वजह से चीन को अब आपत्ति हो रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि RBI ने वित्त वर्ष 2020 और 21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी फैलने से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको देखते हुए भारत सरकार के साथ जो है विचार विमर्श किया है उसने। उसके बाद ये तय किया है कि चालू जो वित्त वर्ष है उसकी पहली छमाही जो होगी अप्रैल से सितंबर 2020 तक, तो उसकी जो शेष अवधि है उसके खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि को 2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। और RBI ने इससे पहले राज्यों के लिए भी उनकी खर्च ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थोपाय ऋण की सीमा जो है वो 30% से, यानी कि 30 से कितनी कर दी थी? 60% कर दी थी। और कोरोना वायरस से जूझ रही सरकारों के लिए बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों के बीच संसाधन जुटाने में मुश्किल आ रही थी, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है कपिल देव त्रिपाठी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कपिल देव त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो IAS अधिकारी हैं ये और अब ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव नियुक्त किए गए हैं। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के IAS सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो कि मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल जो है जितना राष्ट्रपति का कार्यकाल है उसके ही समान होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिए और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है? इसका सही जवाब है 6, यानी कि
ऑप्शन सी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 6 अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों का गठन किया है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये जो 4 प्रदेश हैं, 4 राज्य हैं, उनको आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। ये टीमें जो है केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी और गृह मंत्रालय ने कहा है कि टीमें गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों के अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ढांचे की तैयारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करेंगी। इसीलिए ये 6 टीमें बनाई गई हैं जो कि अंतर मंत्रालय हैं। यहाँ पर दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्होंने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? इसका सही जवाब है वो है 3। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इससे पहले अगर बात करी जाए तो कोविड-19 के लिए वैसे तो अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई दवा सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बात की गई थी कि HCQ यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे बात की गई थी कि इसको जो है इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कई देशों में जो है ये मरीजों के लिए भी इस्तेमाल की गई थी, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये कोविड-19 की डिजीज़ है। और कुछ देशों में रेमडेसिविर की भी बात की गई थी। तो रेमडेसिविर जो है वो दवाई है, वो है इबोला के लिए दवाई थी, ये भी एक महामारी है इबोला। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया के लिए दवाई थी। तो ये जो दवाई हैं ये बताई जा रही हैं कि ये सहायक हैं कोविड-19 में जो है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई है। तो आप इस को ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि अभी तक कोई भी दवा की बात नहीं गई है जो कि कोविड-19 के लिए बनाई गई है। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर किस बात करें तो 3 कंपनियों में कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल की गई हैं। डीबीटी ने कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले। दोस्तों वो सवाल इसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि हाल ही में भारत की अग्रणी दुपहिया कंपनी यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी जिसका नाम है नॉर्टन, उसका अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका सही जवाब है टीवीएस। ये आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि देश की बड़ी 2 व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन के 122 साल पुरानी जो कंपनी है नॉर्टन, उसको जो है उसका अधिग्रहण कर लिया है और 153 करोड़ रुपए में खरीद जो है तय की ये डील हुई। और नॉर्टन दुनिया भर में जाने जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन का एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हाल के दिनों में कंपनी परेशानियों के दौर से गुजर रही थी। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 में की थी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।